अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब हमने देखना है इम्पेयरमेंट हमने करनी कैसे है, इम्पेयरमेंट का प्रोसीजर क्या है, उसको ज़रा हमने यहाँ पर देखना है। तो इसको देखते हैं। देखें जी, कल जब हम बात कर रहे थे इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट, बताइएगा ज़रा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट? खराबी, खराबी। अब ज़रा हम उसी से बात जो है वो चलाते हैं, उसी से अपनी बात जो है वो आगे लेके चलते हैं, जो हम सारी खराबी की डिस्कशन वगैरह कर रहे थे। देखें जी, आ, एक इंसान है, अगर वो बीमार हो जाता है तो उसके बीमार होने पे जब उसका इलाज किया जाता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। अगर आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जो है वो सबसे पहले क्या देखेगा, आपके सिम्टम्स देखेगा, आपकी जो अलामात है वो देखेगा, क्या है क्या नहीं है। देखेगा कहीं भाई आपको फीवर तो नहीं, आपको कफिंग तो नहीं हो रही, क्या आपकी बॉडी के ऊपर रेड पैचेस तो नहीं है, आपको अगर फीवर है तो किस इंटेंसिटी का है, कहीं आपको डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रही, वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, आपकी आंखें चेक करेगा, आ करो आप आ करेंगे, जबान चेक करेगा। तो डॉक्टर जो है वो सारा क्या करेगा, अपना एक प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करेगा। वो सबसे पहले क्या करेगा, वो आपके सिम्टम्स देखेगा। क्या करेगा सबसे पहले, वो आपके सबसे पहले जो है वो सिम्टम्स देखेगा कि आप में सिम्टम्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, उसकी बात होगी। सिम्टम्स देखने के बाद नंबर 2 के ऊपर वो क्या करेगा, वो आपके कुछ टेस्ट परफॉर्म करेगा। क्या करेगा, वो टेस्ट परफॉर्म करेगा। वो कहेगा जी सीबीसी जो है वो करवा लेगा, या मल्टीपल वो आपका एचबीए का टेस्ट करवा लेगा, वो टेस्ट परफॉर्म करेगा। जब टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो फिर वो क्या करेगा, टेस्ट की बेसिस पे कंफर्म कर देगा, हाँ भाई फलाने बंदे को जो है वो क्या हो गया है, वो डेंगू हो गया है। अब वो क्या करेगा, आपका ट्रीटमेंट कर रहा होगा। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है कि नहीं होता, बताएं। आप अगर इलाज करवाने जाएंगे, इलाज का तरीकेकार यही है। इलाज का तरीकेकार यही है ना। सर जिस तरह हम अपना इलाज कर रहे होते हैं, आपने अगर इम्पेयरमेंट की बात करनी है, इम्पेयरमेंट भी हमारा इस तरह से ही चलेगा। ऐसे नहीं सुबह उठे इम्पेयरमेंट कर दी, नहीं, ऐसे मुंह उठा के इम्पेयरमेंट नहीं होती। देखें, एक तो है आपका एसेट डैमेज हो गया, आपका एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, फिर समझ आती है हाँ भाई इम्पेयरमेंट करनी पड़ेगी, हाँ अब समझ आती है एसेट डैमेज हो गया। लेकिन आपने जब भी इम्पेयरमेंट परफॉर्म करनी है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट को देखेंगे। इसको देखेंगे सबसे पहले हम, इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट जो है उनको देखेंगे कि कौन से इंडिकेटर्स हैं हमारी इम्पेयरमेंट के, जस्ट लाइक सिम्टम्स। फिर अगर हमें शक हो कि हमारे इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट मौजूद हैं, फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इम्पेयरमेंट टेस्ट क्या होगा, हम उसकी रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट से। फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट के बाने आने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपना जो भी इम्पेयरमेंट हुई होगी उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे होंगे। तो ये प्रोसेस, ये स्टेप्स जो हैं वो हमने क्या करने होते हैं, ये स्टेप्स हमने फॉलो करने होंगे जब हम इम्पेयरमेंट को क्या करने जाएंगे,
चार्ज करने जाएंगे या इम्पेयरमेंट को हम कैलकुलेट करने जा रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब हम इन तीनों को देखते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट क्या होते हैं हम उनको देखेंगे, इम्पेयरमेंट टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है हम उसको देखेंगे, और हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा हम उसको देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट की। इंडिकेटर्स मतलब सिम्टम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर्स? इंडिकेटर का मतलब है सिम्टम्स, कि भाई वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें शक पड़ेगा कि भाई इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट कर सकती है या इम्पेयरमेंट एसेट की हो सकती है या नहीं हो सकती, उसको हम देखेंगे। तो एंटिटी ये नहीं है कि इंडिकेटर्स मौजूद होंगे तभी करेगी। ईच रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट बेसिकली क्या है आपका? ईयर एंड है। क्या है आपका? ईयर एंड है। एंटिटी जो है वो हर ईयर एंड पे क्या देखेगी? अपने एसेट्स को असेस करेगी कि भाईजान क्या हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो मौजूद हैं कि नहीं है। क्या करेगी? वो आपके इंडिकेटर्स को देखेगी क्या वो मौजूद हैं या नहीं है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हम अभी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। हमारे पास कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो इंटरनली जनरेटेड होंगे, कुछ ऐसे इंटरनल होंगे जो एक्सटर्नल होंगे। इंटरनल इंडिकेटर्स का मतलब वो है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारी वजह से हो रहे हैं। एक्सटर्नल इंडिकेटर मार्केट, इकोनॉमी, उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इनको लेके चल रहे हैं। अब इंटरनल इंडिकेटर कौन कौन से हो सकते हैं? आपका एसेट डैमेज हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसका फर्दर यूज़ जो है वो ना हो, वो इसमें आ जाएगा। या आपने प्लान कर दिया कि अब अपने एसेट को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं या आप उसका यूज़ चेंज कर रहे हैं, या आपके एसेट की सडन लाइफ जो है वो डिक्रीज हो जाए। आप एक जापान से मशीन लेके आते हैं, आपका अंदाज़ा था कि वो मशीन जो है वो 20 साल चलेगी, लेकिन 5 साल चलने के बाद लगा बता भाई 5 साल ही रह पेगी, तो उसकी फॉरेस्ट लाइफ में कमी आ गई है। डेट इज़ द इंडिकेटर। यहाँ जो आपने एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस रखी थी, अगर आपके वो नहीं मैच हो पा रही, आपको था कि यार आप 1000 यूनिट्स बनाएंगे हर महीने में, वो 200 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो पा रहे हैं, तो अगर वो आपके एक्सपेक्टेशंस गैप जनरेट हो गया है और वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो दैट इज द एविडेंस कि भाई क्या है ये हमें इम्पेयरमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अब वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है जो फुलफिल हो रही हैं। हमारे वो प्रोडक्ट्स उतने बन नहीं रहे, हमारा एसेट का यूज उतना नहीं हो पा रहा। तो दीज आर द थिंग्स जो हमारे क्या कहलाएंगे, इंटरनल इंडिकेटर्स जो हैं वो कहला रहे होंगे। इससे ज़रा रीड करके बताएं, ये क्लियर है? शाबाश, जल्दी से करें। तो ये इंडिकेटर्स ये हमारे कंट्रोल में, लाइक वी कैन अवॉइड द एक्सीडेंट, वी कैन चेंज द प्लान हाउ वी आर गोइंग टू यूज द एसेट्स, दीज आर इन आवर कंट्रोल। ये है एक्सटर्नल इंडिकेटर जो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आ रहे हैं। अब एक्सटर्नल फोर्सेस में गवर्नमेंट हो सकती है, आपकी मार्केट हो सकती है,
आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, आपका फैशन है, आपका ट्रेंड है, आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ये सारे क्या कहलाएँगे? आपके एक्सटर्नल इंडिकेटर्स कहलाएँगे। अब एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं कि एन एक्स अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन द एसेट्स मार्केट वैल्यू, कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन एसेट्स की मार्केट वैल्यू में क्या हो गई है? अचानक से कमी आ गई है। दैट इज़ द इंडिकेटर। आपको क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट फॉर्म करना पड़ेगा। आपका टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो गया है, मार्केट में इकोनॉमिक फैक्टर्स या लीगल फैक्टर्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है, या जो कंपनी के नेट एसेट्स थे उनकी कैरिंग वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन जो उनकी मार्केट वैल्यू है वो कम है, मतलब आपने ओवर वैल्यू किए हुए हैं अपने एसेट्स को। तो ये आपके एक्सटर्नल इंडिकेटर्स जो हैं वो कहलाएंगे। इस पे जो है ना इंटरेस्ट वाला पॉइंट, ज़रा मैं आपको वो समझाता हूँ कि इंटरेस्ट रेट चेंज होना कैसे इंडिकेटर है, कैसे इंडिकेटर नहीं है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं वैल्यू इन यूज़ की। आपके पास ईयर है 1, 2, 3, 4, 5। आपके पास कैश फ्लो है 1 लाख, 140, 1.5 लाख, 2 लाख, 1,80,000। आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है वो 10% है। तो आप निकाल सकते हैं 1 + r⁻n करें तो आपके पास आ जाएगा एक्सचेंज रेट। आपके पास फैक्टर कैसे बनेगा? 1.10 रेज़ टू पावर -1 क्या बनता है? बताएं आंसर ज़रा। डिस्काउंटिंग फैक्टर मुझे लिखवाएं, क्या आते हैं आंसर? बताएं बताएं क्या आता है? पहले का आ रहेगा 0.909। सेकंड का निकालें आप 1.10 रेज़ टू पावर -2। थर्ड का निकालें 1.10 रेज़ टू पावर -3। फोर्थ का निकालें 1.10 रेज़ टू पावर -4। फिफ्थ का निकालें 1.10 रेज़ टू पावर -5। सेकंड का क्या आएगा? अप टू 3 डेसिमल्स लिखवाना मुझे, अप टू 3 डेसिमल्स लिखवाएं। शाबाश। 0.826, वेरी गुड। थर्ड का लिखवाएं। 0.751। फोर्थ का लिखवाएं। 0.683। फिफ्थ का लिखवाएं। 0.621। अब आपके पास डिस्काउंट रेट आ गए। अब आप इस कैश फ्लो को डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है। पहले का बनेगा 90,900। दूसरे का बताएं क्या बनेगा? शाबाश शाबाश शाबाश। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, वरना मैं खुद ही कर लेता। 115,640। लेकिन आपने ही मुझे करवाना है। थर्ड का बताएं। 1.5 लाख को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आता है आंसर? 112,650। इसका बताएं क्या आता है आंसर? 136,600। इसका बताएं 180 वाले का आंसर क्या आएगा?
117780। इसका सम कितना बनता है? 1 लाख, 240, 240 और 340, 390, 390 और 2 लाख, 590, 590 और 1 लाख, 690, 690 और 80 हजार। 770 बनता है इसका सम, जरा वेरीफाई कीजिएगा। और इसका सम कितना बनता है बताएं जरा। इसका सम कितना बनता है? 537570, 573570। सर अगर अब देखो, अगर आपका इंटरेस्ट रेट 10% है, तो जो आपकी पीवी आएगी वो बनेगी 573570। मैं इसी को रखता हूँ, मैं इसी को रखता हूँ। लेकिन मैं अब आपका डिस्काउंट रेट जो है वो क्या कर देता हूँ, मैं 10% से बढ़ा के 15% कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? 15%। तो निकालते हैं यानी 1.15 रेस टू पर -1, 1.15 रेस टू पर -2, 1.15 रेस टू पर -3, 1.15 रेस टू पर -4, 1.15 रेस टू पर -5। बताएं क्या आता है अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए? तो पहले का आंसर क्या आएगा? 1.15 रेस टू पर -1 क्या आता है? आंसर बताएं जरा। पॉइंट, और भाई अप टू 3 डेसिमल्स लिखने हैं, क्या हो गया? राइट, अप टू 3 डेसिमल्स ऑलवेज। 30 बताएं। 0.86 क्या आता है? जीरो है कि 1 है? 0.869 देखा। सेकंड का लिखवाएं। 1.15 रेस टू पावर -2 क्या आता है आंसर? शाबाश, जल्दी करें। 0.756। जो गलत करवाएगा उसको मार पड़ेगी। थर्ड का बताएं। 1.15 रेस टू पावर -3 क्या बनता है? 0.657। फोर्थ का बताएं। 1.15 रेस टू पावर -5 -4 कितना बनता है? 0.571। फिफ्थ का बताएं। 1.15 रेस टू पावर -5 कितना बनता है? 0.497। अब आप पकड़ें कैश फ्लो को और इससे मल्टीप्लाई करें, जब तक पीवी कितनी आती है। 1 लाख को मल्टीप्लाई किया 0.869 से, तो ये आ गया 86,900। 140 को मल्टीप्लाई करें 0.756 से, क्या आते हैं आंसर? 105,840। 1.5 लाख को पकड़ें, 0.657 से मल्टीप्लाई करें, क्या आते हैं आंसर? 98,550। 2 लाख को पकड़ें, 0.571 से मल्टीप्लाई करें, क्या आते हैं आंसर? 114,200। और 180 को पकड़े, 0.497 से मल्टीप्लाई करें, 89,460। अब इसको जमा करें। सम क्या बनता है इनका? सम क्या बनता है? 494,950। अब
इस डाटा की बेसिस के ऊपर मुझे बताएं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अगर मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, मेरी पीवी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अभी पीवी का मतलब क्या है, मेरी वैल्यू इन यूज कम हो रही है। अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा तो मेरी पीवी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीवी। तो जाहिर सी बात है, अगर हुकूमत आपका इंटरेस्ट रेट चेंज कर देगी, फ्लक्चुएट करेगी, उस फ्लक्चुएशन की वजह से हमारी वैल्यू इन यूज में चेंजेस तो आएंगी। अब वैल्यू इन यूज चेंज होगी तो जाहिर सी बात है हमारे रिकवरेबल अमाउंट भी इससे इम्पैक्ट होगी। रिकवरेबल अमाउंट इम्पैक्ट होगी तो इसका मतलब हमें क्या करनी पड़ेगी, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपने लिखना है। मेरे लिए आसान था कि मैं आपसे ये रिलेशन लिख देता, बट मैंने आपको ये टेबल बना के इसलिए समझाया है कि आपको पता चले कि इंटरेस्ट का रिलेशन बनता कैसे है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, डिस्काउंट फैक्टर डिक्रीज होगा, पीवी डिक्रीज होगी। इनवर्स रिलेशन है। एमसीक्यूज ही आएगा। एमसीक्यूज के लिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है, इसको आपने लेकर चलना है। तो ये समझ आई बात? जी जनाब, समझ आई सबको? नोट करना है जल्दी से कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, बट जल्दी करें। स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप पे शेयर भी कर लें, बेशक। अपने अपने ग्रुप पे ना स्क्रीनशॉट शेयर करें ताकि बच्चों के पास ना वो रहे। हाँ भी क्लियर है। तो अब हम आते हैं वापस। ये हमारे इंडिकेटर्स से, मैंने आपको इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स में ये वाला पॉइंट जो है इसको आपको विद लॉजिक्स जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि भाईजान ये इस तरह से हमने इसको लेकर चलना होता है। नाउ रीड देम, जल्दी से, जल्दी से रीड करें, जल्दी से, शाबाश। और इसको फिर आगे लेके चले हम।
आगे चलें। यार देखिए, आपके जो नेट एसेट्स हैं, आपके जो नेट एसेट्स हैं वो आपने लिखे हुए हैं अपनी बुक्स में 1,000 रुपए के, लेकिन आप जाके उसकी मार्केट वैल्यूएशन देखते हैं वो है 800 की, तो आपने ओवर लिखे हुए हैं, आपने अपनी कंपनी को ओवर वैल्यू किया हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब उसके बाद इंडिकेटर्स का हमें लग गया पता, हमें इंडिकेटर्स का लग गया पता कि यार ये इंडिकेटर्स हैं जो हमारे मौजूद हैं। अब हमारा स्टेप नंबर 2 क्या था, बताएं जरा। ये था इंडिकेटर्स, ये हमें लग गया पता क्या है। अब हमने क्या परफॉर्म करना है, हमें शक पड़ गया, शक पड़ गया है। अब हमने क्या परफॉर्म करना है, अब हमने अपना इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है। अब इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम कल से ही बात कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर से बात कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैरिंग वैल्यू और हमें चाहिए रिकवरेबल अमाउंट। जब हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है तो इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैरिंग वैल्यू एंड रिकवरेबल अमाउंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट हम मोस्टली हम रिपोर्टिंग डेट की ही ले रहे होते हैं, जब हम इसको ईयर एंड पर लेके चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं उस दिन की ही हम क्या करेंगे, हम उसको जो है वो लेकर चल रहे होंगे। तो ये जिस दिन हम इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उस दिन की कैरिंग अमाउंट हमें लेनी है। कैरिंग अमाउंट के पास हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, हम लेंगे यहाँ पे एसेट की कॉस्ट क्या है, उसमें से हम लेस करवाएंगे उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेस करवाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास उसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी कि यार ये इसकी क्या बनती है, ये हमारी इसकी कैरिंग वैल्यू जो है वो बन रही होती है। तो सबसे पहले तो हमने ये निकलवाना है। अब उसके साथ जब हमें कैरिंग वैल्यू मिल जाएगी तो हमें इसको कंपेयर किससे करना है, हमें इसको कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट के साथ। इससे कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट में हमने दो चीजें देखनी है, एक हमने लेनी है दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। मैंने इसकी कल लास्ट लेक्चर में बड़ी तफसीलन डिस्कशन की थी आपके साथ। इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट टू डिस्पोजल, ये भी हमने बड़ी तफसीलन इसकी डिस्कशन की थी। तो हमें नेट वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, हमने ये देखना था। और इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ वैल्यू इन यूज के साथ, बिकॉज जो इन दोनों में से हायर होगा, जो इन दोनों में से क्या होगा, हायर होगा, वही हमारी क्या बनेगी, रिकवरेबल। अब वैल्यू इन यूज का मैंने आपको अभी टेबल बता के सिखाया कैसे निकालेंगे आप। आपने वैल्यू इन यूज निकालनी है, आप यहाँ पे ईयर ले लें, जो भी आपके पास ईयर आ रहे हैं। आपके पास यहाँ पे लिखा होगा नेट कैश फ्लो, क्या लिखा होगा, नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो का मतलब होता है जो आपके इनफ्लोज होंगे, उस एसेट को इस्तेमाल करने से जो पैसे आएंगे, उस एसेट के ऊपर जो खर्चे लगेंगे, इनफ्लोज में से आउटफ्लोज आपने लेस करवाने, आपके पास आने के नेट कैश फ्लोज। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे नेट कैश फ्लोज लिखेंगे। उसके बाद आपके पास जो डिस्काउंटिंग फैक्टर गिवन होगा, जो परसेंटेज 10%, 15%, आप उसका यहाँ पे लिखेंगे। रेट निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था, आपके पास जो भी होगा डिस्काउंटिंग फैक्टर 1+r⁻n करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास दो तरह के रेट जो हैं वो होंगे, एक प्री टैक्स होगा, एक पोस्ट टैक्स होगा। हम यहाँ पे प्री टैक्स रेट ही लेते हैं। टैक्स का इम्पैक्ट जो है हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको इग्नोर जो है वो कर रहे होंगे। क्या करेंगे, इसको हम इग्नोर कर रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इस नेट कैश फ्लो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास प्रेजेंट वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगी। आप इनको जमा करेंगे तो ये आपके पास आएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है बेसिकली ये आपकी क्या कहलाएगी,
वैल्यू इन यूज कहलाएगी, जिसको हमने कंपेयर करना है इससे। तो इसमें और इसमें जो हायर अमाउंट होगी वो हमारी क्या है, वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट। अब अगर मेरी कैरिंग अमाउंट जो है वो ज़्यादा है मेरी रिकवरेबल अमाउंट से, तो मैं कहूँगा सर जी मुबारक हो, आपके यहाँ पे इम्पेयरमेंट हो गई है, आपकी बच गई है, अब आपका एसेट जो है वो फारग हो गया। तो ये चीज़ हमने डिस्कशन की थी। तो अब हम यहाँ पे जाके इसके रूल्स देखते हैं, क्या जो हैं वो हैं, क्या क्या नहीं है। ये जो है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये मैंने आपको ना बड़ी तफसील में कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। अब एक दफ़ा इसको जल्दी से रीड आउट करके बताएं, इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक, जस्ट रीड ओनली, बिकॉज हमने कल इसको बहुत तफसील में डिस्कस किया था कि ये कैसे हमने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है वो लेनी है। रेट की बात करते हैं, पहले ये पढ़े, मैं रेट वाला बताता हूँ आपको, भी पहले ये तो पढ़ लें आप। हाँ भी पढ़ लिया, ये क्लियर है आपको? बिकॉज हमने इसके ऊपर कल बहुत सहर एंगेज गुफ्तगू की थी। यस्टरडे लेक्चर पे मैंने आपको बताया था कि कब आपने कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इग्नोर करनी है, कब नहीं करनी, सारा कुछ जो है वो हमने बहुत तफसील में डिस्कस किया था, याद है? रिडेंसी कॉस्ट होती है रिमूवल। तो ये कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में ना एक हम हमारा एक पॉइंट आता है, वो होती है रिस्टोरेशन कॉस्ट। जो रिस्टोरेशन कॉस्ट होती है ना बेसिकली, वो आप जाके पढ़ेंगे सीआर में, जब आप जाके IS 37 पढ़ेंगे, वहां पे आप जाकर देखेंगे कि यार ये जो रिस्टोरेशन कॉस्ट होती है, दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। हम देखते हैं कि हमने एक प्लांट लगाया, सुन ले जरा इसको, सुन लीजिएगा। हम देखते हैं हमने एक प्लांट लगाया हुआ है, उस प्लांट को लगाने के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ, मैं एक जगह पे गया, मैंने गवर्नमेंट को कहा दी मुझे यहाँ तो माइनिंग करने दो, गवर्नमेंट कहेगा माइनिंग कर लो। उन्होंने कहा भाई माइनिंग करके जाना है तो आपने तो जो सारे खड्डे खुड्डे मारेंगे, खड्डों को रीस्टोर करके दे के जाना है 10 साल के बाद। तो ये 10 साल के बाद मेरा रीस्टोरेशन का खर्चा होगा, ये मुझे पता है मेरा होना ही होना है। तो मैं उसको एक एस्टिमेट करूंगा, उसकी पीवी निकालूंगा और उसको मैं एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दूंगा। वो कभी भी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो है वो हमारा कंसिडर जो है वो नहीं हो रहा होता। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद है वैल्यू इन यूज। इसको जरा देखना है, बिकॉज इसमें से भी हमारे एमसीक्यूज जो हैं वो आ रहे होते हैं। दो तीन एमसीक्यूज तो रिसेंट पास्ट पेपर में वैल्यू इन यूज में से आए हैं। कि अब देखें, हमने कहा था वैल्यू इन यूज में बेसिकली हमने क्या लेने हैं, कैश फ्लोज लेने हैं। बेसिकली हमने क्या लेने हैं,
बेसिकली हमने लेने हैं कैश फ्लोज। कैश फ्लोज की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे नेट कैश फ्लोज लेने हैं। क्या लेने हैं हमने यहाँ पर? नेट कैश फ्लो लेने हैं। नेट कैश फ्लो का मतलब क्या है कि भाई सुने जरा, इसका मतलब क्या है वैल्यू इन यूज का, कि मुझे पता है कि मैं एक एसिड को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं एक एसिड को यूज कर रहा हूँ, और उस एसिड में इम्पेयरमेंट जो है वो हो गई है। तो मैंने देखना है कि जो उस एसिड की रिमेनिंग इकोनॉमिकल यूजफुल लाइफ है, क्या रिमेनिंग इकोनॉमिकल यूजफुल लाइफ, कि मेरे पास उस एसिड की जो बकाया जिंदगी है, अगर मैं उस एसिड को उसकी बकाया जिंदगी में इस्तेमाल करूंगा तो मुझे कितने बेनिफिट्स हासिल होंगे, क्या फायदा पहुंचेगा, क्या कैश जनरेट होगा, उसको हमने कैलकुलेट करना है। क्या करना है? उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो उस एसेट को चला के जो हमें इनफ्लोज मिलेंगे हम वो लेंगे, उस एसेट को चलाने पे जो हमारे आउटफ्लोज होंगे वो हम लेस करवाएंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास नेट कैश फ्लो आ जाएगा। ये जो नेट कैश फ्लोज होगा फिर इसको हम डिस्काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? हमारे पास पीवी आ रही होगी। अब सवाल है कि इनफ्लोज में क्या कुछ और ऐड करना है और क्या कुछ ऐड नहीं करना, वो देखने हैं। तो याद रखिएगा कि जो फ्यूचर कैश फ्लो, ये सारे कैश फ्लो से फ्यूचर में, भाई आज मेरी मशीन खराब हुई है, मैं देख रहा हूँ कि 5 साल चलाऊंगा तो 5 साल मेरे पास क्या कुछ आएगा, वो हमने क्या करना है यहाँ पर डिटर्मिन करना है। तो क्या कुछ आएगा? कैश इनफ्लोज फ्रॉम द कंटिन्यूस यूज ऑफ एसिड, अगर हम इस एसिड को इस्तेमाल करते रहें तो कितने पैसे आएंगे वो। कैश आउटफ्लोज दैट विल बी नेसेसरली incurred to generate the cash inflows from the continuing use of asset, कि उसको चलाने के लिए जो हमें खर्चा करना पड़ेगा, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, वो हम देखेंगे। और नेट डिस्पोजल के भाई आपने उसको 4 साल 5 साल इस्तेमाल कर लिया है, 4 साल 5 साल इस्तेमाल करने के बाद जब उसको बेचेंगे तो जो वो जिस स्क्रैप पे बिक रहा होगा वो स्क्रैप वैल्यू भी हम क्या करेंगे? हम काउंट कर रहे होंगे। तो ये इनफ्लोज है। आपने इस इनफ्लो से ज्यादा जो याद रखना है कि भाई जो हमारे एक्सक्लूड है, जिनको हमने नहीं लेना, वो आपने याद रखना है। अब क्या कुछ नहीं आएगा? ये जो आपके कैश इनफ्लो और आउटफ्लोज होंगे फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मतलब जो इंटरेस्ट वगैरह होगा, आपने लोन लिया हुआ एसेट के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इसको आपने हमेशा इग्नोर करना है या आपने अकाउंट फॉर नहीं करना। जो टैक्स का इम्पैक्ट होगा वो आपने हमेशा क्या करना है? वो आपने हमेशा इग्नोर करना है, वो आपने नहीं लेना। तो ये दो जो है वो क्या है? आपने इग्नोर करने हैं। उसके अलावा वो जो फ्यूचर कैश फ्लोज जो हैं, जो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हैं, मतलब आप एसेट पे लगा के इसको चला रहे हैं, दैट विल बी पार्ट ऑफ एसेट। या जो रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट है, वो अभी आपको बताया कि रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट विल बी अ पार्ट ऑफ एसेट। इसको आप इनफ्लोज और आउटफ्लोज में जो है वो कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। इसको आप कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। जो रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, उस रिस्ट्रक्चरिंग का जो भी खर्चा होगा आप उसको डिस्काउंट करके आप उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करके कैपिटलाइज करेंगे। उसका इन कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। और डिस्काउंट रेट हम क्या इस्तेमाल करेंगे? या रहेगा हमेशा प्री टैक्स रेट, बिकॉज हम यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकाल रहे हैं कि यार मुझे जो 5 साल के बाद लाख रुपया मिलना है, उस 5 साल के बाद लाख रुपए की आज कितनी कीमत है, वो मैंने यहाँ पे क्या करनी है? डिटर्मिन करना सीखनी है। तो ये हमेशा हमारा क्या इस्तेमाल होगा? प्री टैक्स रेट इस्तेमाल हो रहा होगा। ये आप इसको एक दफ़ा देख लें, इसमें कोई सवाल है तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। और आगे अब हमें लग गया पता, अब हम इसका फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो देखेंगे क्या है और किस तरह से हम कर रहे हैं। जल्दी बढ़ें।
तो चैप्टर मुक गया हमारा इम्पेयरमेंट का। अब अभी प्रैक्टिस करवाता हूँ, सुबह पड़े। आप यहाँ पे रीड कर लें, पूछ लें, ताकि आपको बाद में कोई इशू हो। भाई डिस्काउंटिंग में सिर्फ आपने याद रखना है कि भाई आपने सिंपल क्या लेनी है, टाइम वैल्यू मनी कंसेप्ट है। आपने प्री टैक्स रेट और कुछ याद नहीं रखना, प्री टैक्स रेट लेना, पोस्ट टैक्स रेट लेना। नहीं, देखें, आपकी अगर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट जो है वो एंटिटी ने कमिट की हुई है, तो उसकी बात हो रही है कि रीस्ट्रक्चरिंग कमिट की हुई है आपने, तो उसका आप इनफ्लोज या आउटफ्लोज के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो नहीं ले रहे होंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इंटरेस्ट लोन लिया हुआ है आपने, उस एसेट के लिए लोन लिया हुआ है, जो इंटरेस्ट वगैरह पे करने वो है। सर अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ मैडम, क्या हो गया, जल्दी बैठ डाउन हो गई है। वी हैव अराउंड 30 मिनट्स। ये जितना बता रहा हूँ ये एमसीक्यूज हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने हैं आपको, अभी तो न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं। रीड कर लिया। इसमें कोई देख, इसमें से आपको हमेशा क्या होगा, इसमें से हमेशा आपको एमसीक्यूज खासतौर पर मिल रहे होंगे। क्या होंगे आपको इसमें से हमेशा। स्टडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें से थ्योरी आपको पेपर में मिलती है।
अब हमें ये भी लग गया पता। अब है हमारे पास इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सिर्फ मैं अभी आपको एक ही एंट्री बताऊंगा, बाकी मैं आपको एंट्रीज जो हैं वो सिखाऊंगा कि हमने कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। देखें, आपने जो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है ना वो पास करनी है। क्या? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट। ये जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर। ये जाएगा आपके SOFP में, आप इसको वहां पे लिख रहे होंगे इसी इन्वेंट्री। अब हमें पता है हमारे पास कुछ एसेट्स होंगे जो री वैल्यूड अमाउंट पे होंगे, कुछ एसेट्स जो हैं कॉस्ट वाले होंगे, उनको ज़रा हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक जेनेरिक एंट्री जो है वो याद रख लेंगे कि भाई किस तरह से हमने इसको लेके चलना है। ये एंट्री आपने बेसिकली याद रख, दैट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्लियर है भाईजान? उसके बाद है द लास्ट थिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ इम्पेयर्ड एसेट। देखिए, आपका एसेट इम्पेयर हो गया, अब आपने इसको डेप्रिशिएट करना है। देखिए, जब आपका एसेट इम्पेयर हो जाएगा ना, आप इसको कैरी कर रहे हैं किसके ऊपर? रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर। आप इसको किस पे कैरी कर रहे हैं? रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर। तो फिर आप क्या करेंगे बेसिकली, जो आपकी रिकवरेबल अमाउंट है वही किसके बराबर होगी? कैरिंग वैल्यू क्या वो होगी। अब इस कैरिंग वैल्यू को, जो रिमेनिंग इकोनॉमिकल यूजफुल लाइफ है, आप उस पे क्या करेंगे? आप उसके ऊपर इसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, जो बाकी बच गई होगी उस पे। बिकॉज जब इम्पेयरमेंट होगी तो हम उसको रिकवरेबल अमाउंट में लिख लेंगे, तो उस रिकवरेबल अमाउंट को हम रिमेनिंग इकोनॉमिकल यूजफुल लाइफ पर डिवाइड करेंगे। मेरे पास क्या आ रहेगी? डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही होगी। इज दैट क्लियर? इसके साथ हमारा ये खत्म होता है। अभी हमारा एक छोटा टॉपिक है, दैट इज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, वो हम बाद में डिस्कस आउट करेंगे। अब कुछ शॉर्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से हम वो कल करते हैं। आपके साथ नोट शेयर हैं, आप इस चैप्टर को अच्छी तरह रिवाइज कीजिएगा। कल मैं आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं थोड़े वो प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपका हाथ चलेगा, आप प्रैक्टिस करना थोड़ी सी आ जाएगी, देन हम फिर रिवर्सल करके इसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है? कोशिश कीजिएगा होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये आपने करने हैं। तो आपका होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, दीज थ्री क्वेश्चन आर योर होमवर्क। ईजी है, आसान है, कर लेंगे। इसमें कोई आपको ऐसा डिफिकल्टी मुश्किल जो है पेश नहीं आएगी। तो मैसेज कर दें ग्रुप में कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। कल हम इसको डिस्कस करेंगे, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट को डिस्कस करेंगे। तो इनशाला आई एम वेरी होपफुल कि कल चैप्टर हमारा ये वाला खत्म हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।